29% पता है आपको क्या है? सीडीएसएल के अर्निंग्स का पिछले 10 साल का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। और पिछले एक महीने में सीडीएसएल का स्टॉक 1800 से 1300 रुपए पर गिर चुका है और सब लोग सोच रहे हैं अब क्या। तो इसीलिए आज के वीडियो में सीडीएसएल का बिजनेस, उनके फाइनेंशियल्स और उनके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं ये समझेंगे। मैं आदित्य अयंगार सीएफए आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट से जुड़े आपके सारे सवालों को सिंपल लैंग्वेज में आंसर करती है। वीडियो शुरू करेंगे, हर एक चीज समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो। अब तुम्हें पता है फनी बात क्या है? बहुत से इन्वेस्टर्स को सीडीएसएल का कोर बिजनेस क्या है ये ही नहीं पता। उन्हें पता है कि सीडीएसएल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई चीज करती है, लेकिन उनका एक्चुअल बिजनेस कैसे फंक्शन करता है वो हम अब समझते हैं। सीडीएसएल के फुल फॉर्म में ही उनका कोर ऑपरेशन छुपा हुआ है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। डिपॉजिटरी सर्विसेज यानी आपकी जो डीमैट अकाउंट है उसके रिलेटेड सारे सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे उस डीमैट अकाउंट को मेंटेन करना, आपके रिकॉर्ड्स वहां पर बनाए रखना, उसके बाद उस डीमैट अकाउंट में सारे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इनकी क्रेडिट डेबिट फंक्शंस करवाना और उसका लेजर मेंटेन करना। ये सारी चीजें सीडीएसएल करती है। बेसिकली एक डीमैट अकाउंट से जुड़ी सारी सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूमर्स को एज वेल एज बिजनेसेस को सीडीएसएल प्रोवाइड करता है। उनके 79% रेवेन्यूज इन डिपॉजिटरी सर्विसेज से आते हैं, यानी आपके बिहाफ पे आपकी डीमैट अकाउंट होल्ड करना, उसको मेंटेन करना, कंपनीज के डिसीजंस में आपको ई वोटिंग करने देना, ये सारी चीजें। इसके साथ 20% रेवेन्यू आता है डेटा एंट्री और स्टोरेज के सेगमेंट से। यहाँ वो क्या करते हैं? कस्टमर्स की केवाईसी करवाते हैं। आपको पता होगा जब भी आप कोई नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेते हो तो वहां पर केवाईसी के टाइम पे सीवीएल नाम की एक वेबसाइट आपको कभी कभार दिखेगी। वो वेबसाइट सीडीएसएल की सब्सिडरी है। और इसके साथ रेवेन्यू का 1% आता है रेपोजिटरी सर्विसेज से। रेपोजिटरी माने इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती है ना, इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करना अपने कस्टमर्स के लिए। जैसे आप स्टॉक्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं डीमैट अकाउंट में, जिसको डिपॉजिटरी बोला जाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में वो रेपोजिटरी होता है। अब इन सारे सोर्सेज से सीडीएसएल फी इनकम कमाते हैं। अब यहाँ पर खास बात यह है कि आपकी डीमैट अकाउंट चाहे किसी भी ब्रोकर के साथ हो, आपकी जो डिपॉजिटरी सर्विसेज होती है ना, वो या तो सीडीएसएल प्रोवाइड करता है या फिर एनएसडीएल। यहाँ पर एक डुओपोली जैसी सिचुएशन है जहां सीडीएसएल का 59% मार्केट शेयर है। और इसीलिए अगर भारत के स्टॉक मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो सीडीएसएल जैसे बिजनेस के फाइनेंशियल्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। अब आप भी ऐसा सोचते होंगे, लेकिन इस पे ना थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट लेने की जरूरत है। क्यों? बताऊंगा। कंपनी के रिस्क को समझने से पहले उनके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। पिछले 5 सालों में सीडीएसएल के रेवेन्यूज 33% के सीएजीआर से ग्रो हुए और उनके प्रॉफिट्स 30% के सीएजीआर से। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कंसिस्टेंटली 35 to 40% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट किया है। उसके साथ कंपनी के बैलेंस शीट पर कोई डेट भी नहीं है। लेकिन कंपनी का जो सबसे बड़ा ग्रोथ स्पर्ट था वो 2020 में आया था, जहां उनका नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया। यहां वो 107 करोड़ से 201 करोड़ पर बढ़ गया। उसके बाद अगले साल वो फिर एक बार 111 करोड़ से बढ़ गया, टोटल 312 करोड़ पर पहुंचने। लेकिन उसके अगले साल में कुछ शॉकिंग हुआ, ये प्रॉफिट गिर गया 276 करोड़ पर। ऐसा क्यों? ये इसलिए हुआ था क्योंकि इस पीरियड में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए थे और मार्केट जनरली एक डाउन ट्रेंड में थे। लेकिन उसके बाद अगले साल फिर एक बार उनका नेट प्रॉफिट 420 करोड़ पर बढ़ गया। इस प्रॉफिट ट्रेंड को देखने से आपको समझ आना चाहिए कि सीडीएसएल के जो रेवेन्यूज है वो बहुत ही स्ट्रांगली मार्केट के परफॉर्मेंस से लिंक्ड होते हैं। जब मार्केट नेगेटिव ट्रेंड करता है तब लोग ज्यादा ट्रांजैक्शंस भी नहीं करते, वॉल्यूम्स गिर जाते हैं और इसकी वजह से इनके जो ट्रांजैक्शन चार्जेस से इनकम आती है वो भी कम हो जाती है। अब सीडीएसएल का ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो मार्केट के परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट है, लेकिन उनका 34% रेवेन्यू ऐसी एक सोर्स से आता है जो मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट नहीं है, और वो है इशूअर चार्जेस। यानी सीडीएसएल उन सारी कंपनी से भी फीस कमाता है जो अपने स्टॉक को लिस्ट करवाती है, अपने म्यूचुअल फंड्स को, ईटीएफ्स को पब्लिक के लिए ओपन करती है इन्वेस्ट करने। और ऑब्वियसली इन सारे फंड्स के यूनिट्स, ये स्टॉक्स लोगों के डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं, तो ये जो सर्विस होती है उसके लिए भी सीडीएसएल उन कंपनीज के साइड से कमाता है। यानी जो सारी कंपनीज जो स्टॉक्स इशू करती है, म्यूचुअल फंड्स बनाती है लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए, ईटीएफ्स बना के उसे लिस्ट करवाती है, इन सारे कंपनी से भी सीडीएसएल फीस कमाता है। अब चलो सीडीएसएल के वैल्यूएशन की तरफ भी देखते हैं। करंटली इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 50x के आसपास है। वो अपने ऑल टाइम हाई 75x से यहाँ नीचे आ चुका है।
अब 50x नेचुरली इंडिया के मिड कैप कैटेगरी या फिर ओवरऑल मार्केट के एवरेज से सिग्निफिकेंटली हाई है, लेकिन CDSL से डायरेक्टली कंपेरेबल कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम CDSL के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को उसी के मीडियन PE से कंपेयर करेंगे। इस कंपनी का पिछले 5 साल का मीडियन PE 45x के अराउंड आता है और उनका करंट PE रेशियो 50x है, तो वो मोर और लेस करीब है। लेकिन अब प्राइस में डिक्लाइन क्यों आई थी और कंपनी कौन से चैलेंजेस फेस करती है, चलो वो ब्रेक डाउन करते हैं। दिसंबर के क्वार्टर में CDSL का रेवेन्यू 14% से गिर गया क्योंकि उन्होंने ट्रांजैक्शन चार्जेस से कम पैसे कमाए इस पीरियड में। उसी के साथ उनके जो मार्जिन्स थे वो भी 4.2% से कॉन्ट्रैक्ट हो गए। और इसके साथ जो अदर इनकम होता है ना, यानी जो इनकम इन्वेस्टमेंट से आता है, इनकी सब्सिडरी कंपनीज का नेट प्रॉफिट या फिर अगर इन्होंने कोई FD बनाई हुई है उसका इंटरेस्ट, ये इनकम ऑलमोस्ट 50% से गिर गया। अब ये बात तो सही है कि इनका नॉन कोर इनकम है जो मेन ऑपरेशन से नहीं आता, लेकिन 50% ये बड़ा ड्रॉप था, इसीलिए मार्केट थोड़ा डरा हुआ है। अब मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव्स जो करते हैं, जहां हम इन्वेस्टर्स को एजुकेट करते हैं ताकि वो मार्केट में और ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके, हम इन इनिशिएटिव्स को कंटिन्यू करेंगे ताकि ये पार्टिसिपेशन बढ़े और टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स भी बढ़ जाए। और इसके साथ जो उनका रेपोजिटरी बिजनेस है, जहां इंश्योरेंस पॉलिसीज को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाता है, उसको भी एक्सपैंड करने के प्लान्स है, जिसका करंट रेवेन्यू सिर्फ 1% है, लेकिन आगे जाके बढ़ सकता है। अब हमने ये चीज भी कंसिडर करनी है कि पिछले कुछ महीनों में जब ये क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे तब मार्केट भी डाउन था और CDSL का परफॉर्मेंस ओवरऑल मार्केट से सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड है। एंड ऑब्वियसली इस ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस पूरी इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है, तो हम कुछ हद तक ये भी बोल सकते हैं कि CDSL एक साइक्लिकल स्टॉक है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है CDSL भी ग्रो करता है, अगर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो CDSL भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब मैनेजमेंट के इनिशिएटिव्स कितने रंग लाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज के तारीख पर CDSL एक बाय है या सेल, ये आप कमेंट करके बताइए। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे ही हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस आप मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.